जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस बार सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके बीच में एक और लड़ाई चल रही है और वो है शिवसेना बनाम शिवसेना। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बार आमने सामने है और इनके बीच में लड़ाई है बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का असली हकदार साबित होने की। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने जो हिंदुत्ववादी विचारधारा दी, जो उन्होंने शिवसेना पार्टी दी, उसका असली वैचारिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये इस बात को ये चुनाव साबित करेगा। और इसके लिए ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे तो पहले ही हिंदुत्ववादी विचारधारा से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं तो इनके भविष्य का फैसला जनता करती है, चुनाव से होता है। और इसीलिए इन दोनों पार्टियों ने इस वक्त अपने अपने स्तर से दोनों चुनावी मैदान में हैं और 49 सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। वैसे तो दोनों का और दूसरी पार्टियों से भी मुकाबला है, लेकिन ये 49 सीटें अहम हो जाती हैं क्योंकि दोनों ही शिवसेनाएं हैं और दोनों के समर्थक, दोनों के नेता एक जैसे रहे हैं। और ये 49 सीटें ये साबित करेंगी कि असल में लोगों ने किस शिवसेना को चुना है और किसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए हम इन 49 सीटों पर बात करेंगे कि ये कहां पर ये 49 सीटें हैं जहां पर दोनों शिवसेनाएं आमने सामने हैं, और इन सीटों पर उन इलाकों में दोनों की क्या स्थिति है और किसका पलड़ा भारी है। तो पहले आप ये देखिए कि 49 सीटें किस तरह से बटी हुई हैं। इसमें से 19 सीटें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में है, जिसमें उत्तरी कोंकण के कुछ इलाके आते हैं, मुंबई और उसके आसपास के इलाके आते हैं, और इन 19 में से 12 सीटें सिर्फ मुंबई में ही हैं। इसके अलावा कोंकण के अन्य इलाकों से 8 सीटें हैं, मराठवाड़ा से 8 सीटें हैं, विदर्भ से 6 सीटें हैं, उत्तरी महाराष्ट्र से 4 सीटें हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र से 4 सीटें हैं। पहले कोंकण और मुंबई की बात करते हैं क्योंकि इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा सीटें हैं और ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर शिवसेना का ये गढ़ रहा है। अविभाजित शिवसेना यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती रही है, लेकिन अब ये शिवसेना बढ़ चुकी है और दोनों के ही समर्थक नेता अब एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर होंगे। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कोंकण से तो उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ हो गया था, वो कोई सीट नहीं जीत पाए। मुंबई में शिंदे ने प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, 1 सीट जीते, मार्जिन बहुत कम था, उद्धव ठाकरे को सफलता मिली थी। लेकिन अब लोकसभा से होते होते बात विधानसभा पर आई है और स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव था लोकसभा में, गठबंधन अलग अलग बने थे, एक सिंपैथी वोट भी था और उद्धव ठाकरे के तुष्टीकरण को भी देखा नहीं था। यहाँ के मुंबई के लोगों ने, कोंकण के लोगों ने उद्धव ठाकरे के हालात नहीं देखे थे। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग है। कोंकण में उद्धव ठाकरे के साथ जो स्थिति बनी है, वहां करीब, जिसमें मुंबई का भी इलाके, मेट्रोपॉलिटन का इलाका भी कुछ आ जाता है, 29 विधायक थे उद्धव ठाकरे के पास, जिसमें से 20 जो है वो शिंदे के पास चले गए थे। अब यहाँ पर वैक्यूम हो गया था उद्धव ठाकरे के लिए कि उनके पास नेता ही नहीं है और अब भी नहीं है, अब भी वहां लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहां से सीटें ली है, लेकिन उनका सामना है शिंदे के बड़े नेताओं से जो वहां पर जीतते भी रहे हैं, जिनकी पकड़ भी रही है। ऐसे में कोंकण का इलाका जो है वो उद्धव ठाकरे के हाथ से इतने, वहां पर लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब भी जगह बन पाई है। जहां ठाणे के इलाके की बात करें तो उसके अंदर जो कोंकण का ही हिस्सा है, वहां पर एकनाथ शिंदे जो है उनकी पकड़ रही है, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं शिवसेना के लिए, वो ही वहां से जो है सीटें लाते रहे हैं। उनकी अपनी सीट भी है, वहां से कोपरी पंचपाखड़ी की सीट है, जिसमें उनका भी मुकाबला जो है वो केदार दीघे से है। उनके गुरु जो है आनंद दीघे, उनके भतीजे हैं केदार दीघे, उनसे जो है इस वक्त उनका मुकाबला है एकनाथ शिंदे का। लेकिन वो इलाका जो है उस पर एकनाथ शिंदे का गढ़ उसे कहा जा सकता है। तो कोंकण से तो बड़ा मुश्किल लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए कोई संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां उनके पास इस वक्त नेता ही नहीं है। अब अगर बात मुंबई की करें, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है वो मुंबई से ही हैं, क्योंकि पिछली बार भी वो 6 में से 3 सीटें मुंबई से जीते थे, परफॉर्मेंस अच्छा था लोकसभा में, और इससे पहले भी मुंबई को गढ़ माना जाता है शिवसेना का। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हैं
और बदली ये है कि मुंबई के लिए कांग्रेस और शिवसेना में झगड़ा हुआ है। और यहाँ के जो कांग्रेस से झगड़ा होने से कांग्रेस के जो नेता है, समर्थक हैं, वो तो नाराज चल ही रहे हैं, अपनी पार्टी से तो नाराज है ही, वो साथ में उद्धव ठाकरे से भी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि उसने लोकसभा में 2 में से 1 सीट जीती, उसने लोकसभा में कॉम्प्रोमाइज किया। उद्धव ठाकरे को 21-21 सीटें मिली लोकसभा में, लेकिन वो 9 सीटें जीत कर लाए। और मुंबई में कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली थी, यानी कि 50% का मार्जिन, 50% का स्ट्राइक रेट रहा था कांग्रेस का। तो कांग्रेस यहाँ ज्यादा सीटें चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ सीटों पर पहले ही उम्मीदवार खड़े कर दिए और अंतिम तक जो है कांग्रेस को वो सीटें नहीं दी। कुछ सीटों पर तो दोनों के उम्मीदवार अब भी खड़े हुए हैं। तो इससे कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है, साथ ही मुसलमानों के बीच भी उद्धव ठाकरे को लेकर नाराजगी है। मुंबई में जो है मुसलमानों का वोट भी है और उद्धव ठाकरे पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के जरिए मुसलमानों के वोटों से उन्होंने ये 3 सीटें पाई थी। तो उद्धव ठाकरे जो है पूरी तरह तुष्टीकरण करते नजर आए और ये बात लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को दिख गई है। और वहीं मुसलमानों के बीच जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब ये मैसेज भी जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं दिया, जहां मुसलमानों ने उन्हें भर भर कर वोट दिया था। अब उनका कहना है कि जब हम आपको वोट दे रहे हैं तो आपने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, उन्होंने हारून खान को टिकट दिया है, इसके अलावा कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो अब मुसलमानों के बीच खास करके कांग्रेस के मुस्लिम नेता यूसुफ अब्राहनी, उन्होंने तो एक मीटिंग भी की है मुस्लिम संगठनों के साथ, जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके साथ, और ये बात वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को क्यों वोट दिया जाए, क्यों जब वो मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई उद्धव ठाकरे चाहे जो भी हो, उनका जो मुख्य आधार है वो हिंदू रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो पूरी तरह शिफ्ट कर जाएंगे तो उनका तो आधार ही खत्म हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे ऐसा करने वाले नहीं है। अगर मुसलमान उन्हें वोट दे देकर जिताते रहे और कल को वापस बीजेपी में चले गए तो फिर मुसलमानों का वोट तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं। तो ऐसे में मुसलमानों के बीच भी उद्धव ठाकरे से थोड़ी उनकी दूरी बनी है और उनका हिंदुत्व आधार तो खिसक ही गया है। तो यही बात उद्धव ठाकरे के लिए कही जा रही है, ना घर के रहे ना घाट के। मुंबई में उनकी यही स्थिति बन गई है कि उन्हें मुंबई में कांग्रेस का सपोर्ट भी पूरी तरह से नहीं मिलने वाला, मुसलमानों का भी नहीं मिलने वाला है, और मुंबई में शिवसेना और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पिछली बार जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से इस इलाके में मुंबई में भी इस वक्त उद्धव ठाकरे पूरी तरह मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अकेले मजबूत नहीं है, उनको गठबंधन के सहयोग की जरूरत थी जो उन्हें मिल नहीं रहा। और कोंकण में भी ये स्थिति है कि गठबंधन से सहयोग मिलना मुश्किल है, क्योंकि नामांकन से 2 दिन पहले 125 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि कोंकण और ठाणे के इलाकों से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है और सारी सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे ने ले ली, सारी अहम सीटें ले ली, जबकि वो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं को भी मिलेगी। कांग्रेस के नेताओं के जो है टिकट कट गए हैं, तो उनके बीच में नाराजगी है। और यहाँ तक ये भी बयान दिया गया है कि अब हम विचार करेंगे कि उद्धव ठाकरे को यहाँ सपोर्ट करें कि नहीं करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण तो बेहद मुश्किल बना हुआ है, मुंबई में भी उनके सामने इस वक्त कड़ी चुनौती है। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ की 8 सीटों पर दोनों का मुकाबला है। मराठवाड़ा में शिवसेना, विभाजित शिवसेना अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 28 सीटों में से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी और शिवसेना को 12 सीटें मिली थी। लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको जो है पूरा बीजेपी से समर्थन हासिल है। पिछली बार भी साथ मिलकर लड़े थे तो इतनी सीटें मिली थी और यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे यहाँ पर अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं और शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ मिलकर पिछली बार की तरह ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ जो एक फैक्टर जो सामने आ रहा है वो है मराठा आंदोलन, जो कि मनोज जरांगे हैं। उन्होंने यहाँ पर मराठा आंदोलन को लेकर बीजेपी के खिलाफ काफी हवा बनाई है, जिसका लोकसभा में असर भी बताया गया था। लेकिन अब बीजेपी ने यहाँ एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई है जो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वो चल रही है कि यहाँ पर ओबीसी आबादी भी है। अब जैसे 28% यहाँ पर मराठी है तो यहाँ 52% दूसरे ओबीसी हैं और वो इस वक्त जिस तरह से मराठा आंदोलन आरक्षण को लेकर चल रहा है उससे ओबीसी आबादी में ये डर है कि उनके कोटे में से ही वो हिस्सा दिया जा सकता है। तो बीजेपी जो है ओबीसी और दलित आबादी के बीच में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा एकनाथ शिंदे को भी मिलेगा।
इसके अलावा कांग्रेस के जो वहां जिनका ज्यादा प्रभाव माना जाता है, अशोक चौहान, उनका ही इलाका रहा है। अशोक चौहान इस वक्त बीजेपी में है, उनकी बेटी को भी यहाँ से टिकट मिला हुआ है और अशोक चौहान को इस वक्त ये साबित करना है, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने तुरंत सांसद बना दिया। लोकसभा में वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अब उन्हें ये साबित करना है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर, उन्हें अपनी पार्टी में जगह देकर गलती नहीं की है। तो अशोक चौहान, उनके जो उनके समर्थक हैं, उनसे जुड़े नेता हैं, उनका भी यहाँ पर असर है। तो यहाँ जो बीजेपी और शिंदे, ये दोनों मिलकर शिवसेना यूबीटी से थोड़ा भारी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब विदर्भ की 6 सीटों पर बात करते हैं। तो विदर्भ में पहले ही उद्धव ठाकरे शिवसेना का बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं रहा है, लेकिन इस वक्त उनके सामने समस्या दूसरी है। यहाँ की 2 सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस ही खुद उनके सामने खड़े हुए हैं, परांदा और दिग्रस सीट। इन दोनों सीटों पर, परांदा सीट पर यूबीटी के सामने एनसीपी का उम्मीदवार है और दिग्रस सीट पर यूबीटी के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो यहाँ ये मुश्किल बन जाती है कि एक तो कुल मिला के यहाँ पर सीटें भी बहुत कम उनको मिली हुई है, अब 6 सीटें पर तो आमने सामने ही है, तो यहाँ पर इन्हें कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन मिलता कम दिख रहा है। तो इस वजह से उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है और बीजेपी और शिंदे यहाँ पर साथ हैं। हाँ, विदर्भ का इलाका है, थोड़ा सरकार के खिलाफ समस्याएं हैं, लेकिन बीजेपी ने टैकल करने की कोशिश की है, तो मुकाबला यहाँ पर कड़ा हो सकता है। प्रभाव कम है दोनों का ही, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट नहीं मिलता तो उद्धव के लिए मुश्किल हो सकती है। उत्तरी महाराष्ट्र की 4 सीटों की बात करें, बहुत कम सीटें हैं जिस पर दोनों का मुकाबला होगा, लेकिन ये वो इलाका है जहां पर पहले ही शिवसेना बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और इस बार बीजेपी का समर्थन जो है वो शिंदे के साथ है। और उद्धव ठाकरे के लिए एक मुसीबत बना हुआ है यहाँ का बंजारा समाज। बंजारा समाज के नेता मोहन चौहान हैं, जिनकी पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के साथ उनकी लगभग झगड़े की स्थिति आ गई थी और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस किया था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, जिस पर उनको केस तो वो नहीं जीत पाए, उन्हें 2 लाख का जुर्माना भरना पड़ा और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें जुर्माना देना था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब जब उद्धव ठाकरे मिले ही नहीं और पहले ही उन पर धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने का उन्होंने आरोप लगाया था, तो इससे बंजारा समुदाय के बीच जो है अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो उद्धव ठाकरे के लिए उस समाज से वोट पाना मुश्किल होगा और ये वो समाज है जो 2 मुख्यमंत्री दे चुका है, सुधाकर राव नाइक और बसंत राव नाइक। तो बंजारा समुदाय इस वक्त पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ नहीं दिख रहा है। और वहीं बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी ने अपनी स्थिति, लोकसभा में थोड़ी स्थिति खराब हुई, लेकिन जो प्याज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर समस्या थी उसमें कुछ नियमों में बदलाव किया है, एक्सपोर्ट पर जो बैन था वो हटाया है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुओं को भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और आरएसएस भी यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुटा हुआ है। अब पश्चिमी महाराष्ट्र की 4 सीटों की बात करें तो ये इलाका शुगर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एनसीपी और कांग्रेस की अच्छी पकड़ है और यहाँ पर शिवसेना जो है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती रही है। विधानसभा चुनाव में 5 सीटें लाई थी और बीजेपी ने इस इलाके में अपने पांव पसारने की कोशिश की है। पिछली बार 20 सीटें लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो शिवसेना 5 सीटें भी लाई थी वो भाजपा के समर्थन से ही लेकर आई थी। तो इन सीटों पर समस्या इस वक्त ये है कि शिवसेना बढ़ चुकी है और शिंदे को बीजेपी का समर्थन हासिल है और उद्धव ठाकरे को, उनको एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है। तो यहाँ मुकाबला तो टक्कर का होगा, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिलना बहुत जरूरी होने वाला है उद्धव ठाकरे के लिए। और यहाँ बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है शिंदे के साथ, तो ये 4 सीटें कड़े मुकाबले वाली हो सकती हैं। लेकिन अगर पूरा हम ओवरऑल देखें तो यहाँ जो इस वक्त के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से लगता है कि जिस लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में जो अंतर आया है कि लोकसभा चुनाव में जहां अघाड़ी पूरी तरह एकजुट था, वो इस वक्त बिखरा हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी जो है खड़े हुए हैं, गठबंधन में एकता नहीं है और इसके अलावा मुस्लिम वोट भी उनसे छिटक रहे हैं उद्धव ठाकरे से। वहीं दूसरी तरफ महायुति में बीजेपी और शिंदे सेना एकजुट है, बीजेपी पूरी तरह एकजुट है। आरएसएस को लेकर जो लोकसभा में थोड़ा बहुत मतभेद रहा वो भी दूर हो गया है और आरएसएस भी पूरी तरह जुटी हुई है और बीजेपी और शिंदे उसी तरह से नजर आ रहे हैं जैसे 2019 में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना थी, दोनों उसी तरह से लड़ रहे हैं। और लेकिन शिवसेना विभाजित है तो उद्धव ठाकरे उसी तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ एकजुट नहीं दिख रहे हैं।
तो इनमें जो पिछली बार लग रहा था कि उनके साथ एक सहानुभूति थी और कुछ लोगों के बीच था कि उनको जिताना है, अब वो माहौल नहीं है। और ये भी दिखने लगा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ पर आकर पछता रहे हैं। शिवसेना के अपने लोग हैं, जो अपने नेता हैं, वो कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि भले ही जीत भी जाए, भले ही ज्यादा सीटें हासिल कर भी ले, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस बनने नहीं देगी। अभी भी वो गठबंधन की नेता बनकर खड़ी हुई है, 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। उद्धव ठाकरे बार्गेन करके भी 100 सीटों पर नहीं पहुंच पाए। तो ये पूरा इस वक्त माहौल बना हुआ है। एक तरफ बिखरा सा गठबंधन लगता है, एक तरफ एकजुट गठबंधन लगता है। पार्टी के नेता अपने ही कंफ्यूज है। तो इसे लगता है कि इस बार शिंदे शिवसेना बाजी मार सकती है, करीब 49 में से करीब 30+ सीटें हासिल कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे ही बाला साहेब ठाकरे के असली वैचारिक उत्तराधिकारी साबित होंगे और उद्धव ठाकरे को ये तुष्टीकरण की नीति का अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।